नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवतराज मैथमेटिक्स पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रीट एग्ज़ाम 2024-25 के लिए साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों के बारे में। और ये आपके नए पैटर्न के अनुसार मॉडल पेपर रहेगा और आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं आप मुझे लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। हम नियमित रूप से सभी विषयों के मॉडल पेपर आपके लिए लेके आ रहे हैं और यदि आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके ये बहुत काम आएंगे क्वेश्चन। तो चलिए, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुल 30 प्रश्न देखने वाले हैं, तो एक एक करके शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आज का आपका, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो किसका अध्ययन करता है? आपके विकल्प जो है, ऑप्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से है। आत्मा का धार्मिक परिस्थितियों में, मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में, चेतना का असीमित परिस्थितियों में, या मस्तिष्क का बौद्धिक परिस्थितियों में। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है मेरे प्यारे साथियों, वो मानव विकास का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। यह आपका जो है बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ब्रॉन फैन बेनर मॉडल में धार्मिक संस्थान जो है वो वायुमंडल में आते हैं। वाटसन भय प्रेम क्रोध मौलिक संवेग है। वाटसन ने बताए हैं भय प्रेम क्रोध एक मौलिक संवेग है। शारीरिक संरचना भाषा विकास को प्रभावित करता है, या बलबलाना भाषा विकास की दूसरी अवस्था है। 4 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन से कथन सही है। कूट नीचे दिए गए आप देख सकते हैं, 3 और 4 सही है, 1 2 4 सही है, 2 4 सही है, उपयुक्त सभी सही है। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ आप पढ़ें इनको। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा? ब्रॉन फैन बेनर बाय मॉडल में धार्मिक संस्थान बाय मॉडल में आते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। वाटसन ने भय प्रेम क्रोध को मौलिक संवेग बताई, ये भी बात बिल्कुल सही है। शारीरिक संरचना भाषा विकास को प्रभावित करती है, ये बात बिल्कुल गलत है। अगला है बलबलाना भाषा विकास की दूसरी अवस्था है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ जो है बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, पहला दूसरा चौथा सही है, तो पहला दूसरा चौथा में बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नई शिक्षा नीति, आपके नया टॉपिक जुड़ा है तो उससे भी सवाल ले लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस मानक की सिफारिश करता है? एनईपी 2020 जो है वो किस मानक की सिफारिश करता है? एक भाषावाद, बहुभाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, या आकलन का मानकीकरण। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा एनईपी 2020 जो है वो बहुभाषावाद की मानक सिफारिश करता है कि बहुभाषावाद में पढ़ाया जाए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक सीखना का प्रारूप कौन सा नहीं है? अव्यक्त सीखना, ये टोलमैन, हॉन्जिक, डोडवेल और सिवार्ड ने बताया है। सूज द्वारा सीखना कोलर ने बताया है। प्रेक्षणात्मक सीखना वांडुरा ने बताया है और क्लासिकी अनुबंधन पावलोव ने बताया है। तो यहाँ कौन सा प्रारूप नहीं है, सही नहीं है, ये बताना है। तो क्लासिक कंडीशन जो है वो पावलोव, यहाँ चौथे में आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए, प्रेक्षणात्मक वांडुरा है, सूज द्वारा कॉलर है, अव्यक्त सीखना टोलमैन वगैरह है। डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती है? जिसमें पहला ऑप्शन है ध्वनि, ताल तथा शब्दों के अर्थ के प्रति संवेदनशीलता, दृश्य स्थानिक परिवेश को सटीक रूप से ग्रहण करने की योग्यता। अगला है संगीत में अभिव्यक्तियों के आवाज के स्तर, ताल एवं सौंदर्यप्रद गुणों को उत्पन्न करने एवं प्रशंसा करने की योग्यता। अगला है पैटर्न को खोज करने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। यहाँ देखिए, तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति की विशेषताएं पूछी गई है। तो प्रश्न संख्या 5 में राइट आंसर क्या रहेगा? डी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता किसमें पाई जाएगी? तार्किक गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति में। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा,
छठा प्रश्न आपका है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। आपने लेव वाइगोत्स्की का मॉडल पढ़ा होगा। उनके अनुसार अधिगम क्या है। विकल्प है एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है या एक सामाजिक गतिविधि है। तो मॉडल का नाम यही है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो एक सामाजिक गतिविधि है अधिगम, ऐसा बताते हैं लेव वाइगोत्स्की। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य क्या है। एनसीएफ 2005 आपने पढ़ा, ठीक है। इसमें कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक विरासत को बचाना, दूसरा है मानसिक विकास करना, तीसरा है शारीरिक विकास करना, ए बी दोनों। देखिए यहाँ मेरे प्यारे साथियों जो राइट आंसर बनेगा सातवें वो ए और बी दोनों बनेगा। सांस्कृतिक विरासत को भी बचाना है और मानसिक विकास भी करना है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा सातवें में। प्रश्न संख्या 8 जो है वो आरटी एक्ट 2009 का प्रश्न है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। जो टीचर्स की ड्यूटी है वो कहाँ नहीं लगाई जा सकती पूछी गई है। 10 वर्ष के बाद होने वाली जनगणना में ये तो लगाएंगे, आपदा राहत कार्यों में यहाँ भी लगेगा, चुनाव संबंधी कार्यों में भी टीचर्स ड्यूटी देंगे, प्लस पोलियो कार्यक्रम में जो है वो टीचर्स ड्यूटी नहीं देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। प्लस पोलियो कार्यक्रम में टीचर्स ड्यूटी नहीं देते हैं। बाकी 10 वर्ष के पश्चात होने वाली जनगणना में आप सबको पता है टीचर्स की ड्यूटी लगती है। आपदा राहत कार्य जैसे कोरोना वगैरह में इनकी ड्यूटी लगी थी। चुनाव संबंधी कार्य में टीचर्स लगते ही हैं। बाकी प्लस पोलियो कार्यक्रम में टीचर्स की ड्यूटी नहीं रहती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है आरटी एक्ट 2009 से संबंधित नहीं है। इसमें 7 अध्याय और 38 धाराएं हैं। 1 अप्रैल 2011 को लागू हुआ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू हुआ, कक्षा 1 से 8 तक लागू हुआ। आरटी एक्ट 2009 से संबंधित नहीं है पूछा है। तो मेरे प्यारे साथियों ये 1 अप्रैल 2011 को नहीं लागू हुआ था, 2010 को लागू हुआ था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। बाकी इसमें 7 अध्याय 38 धाराएं हैं, 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू है, कक्षा 1 से 8 तक ही लागू है। बिल्कुल सही बातें हैं। अगला जो प्रश्न है 10वां वो कह रहा है राज्य के सरकारी विद्यालयों में कक्षा 6 से 8 विद्यार्थियों के लिए संचालित कल्प योजना का पूर्ण रूप क्या है। CALP कल्प 10वां प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम। CALP कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 10 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है वार्षिक परीक्षा में मूल्यांकन निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन से मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। जो वार्षिक परीक्षा में हम मूल्यांकन करते हैं वो किस में आता है। योगात्मक रहता है, रचनात्मक रहता है, नैदानिक रहता है या मौखिक। तो वार्षिक परीक्षा का जो मूल्यांकन होता है मेरे प्यारे साथियों उसको योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, लास्ट में लिया जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में पूछा गया। देखिए यहाँ पर तो पहला है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। दूसरा है मानसिक विकारों का न होना। तीसरा व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति या इनमें से सभी। तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ राइट आंसर रहेगा मानसिक विकारों को उत्तम रूप से, मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करना। तो पूर्ण अभिव्यक्ति कर पाता है, संगतिकरण और सामान्य लक्ष्य की ओर निर्देशन। ए ऑप्शन जो है मेरे प्यारे साथियों आपका करेक्ट आंसर रहेगा प्रश्न संख्या 12 में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं। जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते उनके व्यवहार में कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है। कई बालक ऐसे हैं जिनको गुस्सा आता है तो वो खेलने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो ये क्या है, कौन सी प्रतिरक्षात्मक युक्ति का वो प्रयोग कर रहे हैं। पृथक्करण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण या उदात्तीकरण। तो मेरे प्यारे साथियों उस स्थिति से वो दूर चले जाते हैं जो उनको अच्छी नहीं लग रही है। तो यह राइट आंसर रहेगा विस्थापन का, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए अगला प्रश्न 14 नंबर
समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देखिए गलत पूछा है, ध्यान रखें। पहला है यह संतुलन प्रदान करता है, यह समस्या का समाधान करता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, और अगला है समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष, चिंताओं से घिरा रहता है। ध्यान से पढ़ना, प्रश्न क्या कह रहा है। समायोजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गलत है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है, क्या कहलाती है? विकल्प है दमन, अंतःक्षेपण, प्रक्षेपण या तादात्म्यकरण। तो वो क्या बिठा रहा है? तादात्म्यकरण बिठा रहा है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर बनेगा प्रश्न संख्या 15 का। 16वां प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखीधार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और छुओ तथा अनुभव करो वाले सूचना पटों का उपयोग करने को कहती है। वह किस वर्ग के विशेष शिक्षार्थियों की आवश्यकता पूर्ति करने का प्रयास कर रही है? शानदार प्रश्न, ऐसे प्रश्न आएंगे। सामाजिक रूप से वंचित शिक्षार्थी, दृष्टि विकलांग शिक्षार्थी, श्रवण विकलांग शिक्षार्थी, सीख नहीं सकने वाले विद्यार्थी। तो वह जो बालक है वो किस वर्ग के हैं, ये आपसे पूछा है। छुओ और अनुभव करो, यहाँ ये लाइन आपको ध्यान से देखनी है। छुओ और अनुभव करो का मतलब है वह दृष्टि विकलांग विद्यार्थियों को शिक्षण करा रही है। बी ऑप्शन मेरे प्यारे साथियों 16वें का सही आंसर बनेगा। आगे बढ़े। 17वां प्रश्न है, सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना के प्रणेता कौन है? सांवेगिक बुद्धि किसने बताई है? पीटर सोलवाय और जॉन मेयर ने, डेनियल गोलमैन ने, बी.एल. थॉर्नडाइक ने या बी.एफ. स्किनर ने? तो सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है, सांवेगिक बुद्धि की संकल्पना के प्रणेता कौन है? तो यहाँ राइट आंसर रहेगा पीटर सोलोय और जॉन मेयर। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला है बुद्धि लब्धि के परिकलन का सूत्र है। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है भाई? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र मेरे प्यारे साथियों क्या होता है? देखिए 4 विकल्प आपके सामने ये प्रदर्शित है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ MA/CA गुणा 100। टर्मन ने दिया था MA/CA गुणा 100। ये किसने दिया? टर्मन ने दिया था। ठीक है, चलिए MA/CA गुणा 100 आप देख रहे हैं बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रह जाएगा। प्रश्न संख्या 19 क्या कह रहा है? देखिए अभिवर्ती क्या है? 4 विकल्प आपके सामने। पहला है एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। दूसरा है एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यताओं का परिचायक है जिससे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। अगला है व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। अगला है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभिवर्ती क्या है ये पूछा गया प्रश्न संख्या 19 में। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया देती है, उसे हम कहते हैं अभिवर्ती। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला 20वां क्वेश्चन है, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्न में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु, विद्यार्थियों की आयु, व्यक्तिक भिन्नता, विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो मेरे प्यारे साथियों, अध्यापन करते समय अध्यापक को इनमें से कौन सी विशेषता का सर्वोत्तम ध्यान रखना चाहिए? तो वो रहेगी व्यक्तिगत विभिन्नता या व्यक्तिगत भिन्नता। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए 21वें प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे मॉडल पेपर हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है हम में से कुछ लोग, कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ लोग कमजोर हैं। यह कथन किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? बुद्धि व लैंगिक विभिन्नता पर, बुद्धि व प्रजाति विभिन्नता पर, व्यक्तिगत विभिन्नता पर या व्यक्तिगत प्रगतिशीलता पर? 21वें का राइट आंसर क्या रहेगा? यह कथन जो है वो व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी जो है मेरे प्यारे साथियों करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़े। अगला प्रश्न कह रहा है मेस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? अब्राहम मेस्लो ने जो सिद्धांत दिया है अभिप्रेरणा का, उसे क्या कहा जाता है? तो 4 विकल्प आपके सामने हैं।
आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत या अंतर्नोद का सिद्धांत। तो अब्राहम मैस्लो का जो सिद्धांत है वो मेरे प्यारे साथियों क्या कहलाता है? आवश्यकता का पदानुक्रमित सिद्धांत कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे बढ़े 23वें प्रश्न में, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थपूर्ण के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्धनता के आधार पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें, ऐसे प्रश्न आते हैं रीट परीक्षा में। तो मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने जो व्यक्ति को है वो किस आधार पर बांटा है? तो वो बांटा है चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न बहुत शानदार, 24वां, बालक प्रसंगबोध परीक्षण TAT, सॉरी ये है CAT, 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन है आपके, सजीव वस्तुओं के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, लोगों के स्थान पर जानवरों को, पुरुषों के स्थान पर महिलाओं का, या वयस्क के स्थान पर बालकों को। जो बालक प्रसंगबोध परीक्षण है ये कह रहा है 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए है। वहाँ कार्ड जो है उन पर किसके चित्र बने हुए हैं ये पूछा है। तो लोगों के स्थान पर जानवरों के चित्र उस पर बने हुए हैं। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? बुद्धि के सिद्धांत आपने निश्चित रूप से पढ़े होंगे मित्रों। एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, प्रत्यागमन सिद्धांत, या बहुतत्व सिद्धांत। तो बुद्धि का सिद्धांत नहीं है पूछा गया है। तो बुद्धि का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत कोई सिद्धांत नहीं होता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न 26 नंबर, VED और KM कारक किसने दिए हैं? कॉर्नबेक ने, थॉर्नडाइक ने, वर्नॉन ने, या स्पीयरमैन ने? तो आपको सीधा याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है। VED और KM कारक वर्नॉन ने दिए हैं, वर्नॉन ने दिए हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा 26 का। ठीक है, लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दीजिए। सभी विषयों के मॉडल पेपर आपको मिलेंगे। ये मॉडल पेपर L1 और L2 दोनों के लिए समान रूप से है। अगला कह रहा है, प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना कब और कहाँ हुई? ऑस्ट्रेलिया 1735, न्यूयॉर्क 1887, इंग्लैंड 1870, जापान 1750। तो मेरे प्यारे साथियों 27वें का राइट आंसर क्या रहेगा? प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना न्यूयॉर्क में 1887 में हुई। आपको बताना है ये स्थापना किसने की। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ये स्थापना किसने की। इसका राइट आंसर तो रहेगा न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी। अगला 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? एरिक्सन का आपने मॉडल पढ़ा होगा, 8 अवस्थाएं उन्होंने बताई। तो जन्म से मृत्यु तक की, जन्म से बाल्यावस्था तक की, या जन्म से किशोरावस्था की, या जन्म से युवावस्था की। तो एरिक्सन ने जो मॉडल बताया है उसमें 8 अवस्थाएं बताई। तो जन्म से मृत्यु तक की पूरी 8 अवस्थाएं उन्होंने बांटी है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। 29वां प्रश्न है, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया? कर्ट लेविन ने, सीटी मॉर्गन ने, लियोन फेस्टिंगर ने, या हेनरी गोडार्ड ने? तो 29वें का राइट आंसर रहेगा, मनोविज्ञान का जो क्षेत्रवादी सिद्धांत है वो कर्ट लेविन ने दिया है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। और आज की क्लास का मेरे प्यारे साथियों साइकोलॉजी का अंतिम प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के त्रिभाषा फॉर्मूला के तहत विद्यार्थियों को अब किस कक्षा से विदेशी भाषा को सीखने का विकल्प दिया? मैंने पूरा NEP 2020 पर एक वीडियो बनाया है आधे घंटे का, हमारे चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में आपको मिलेगा, आप उसको जाके देखें। आने वाले मॉडल पेपरों में आपका कोई भी प्रश्न जो है गलत नहीं होने वाला है। कक्षा 6 से, कक्षा 7 से, कक्षा 8 से, या कक्षा 9 से त्रिभाषा के तहत विदेशी भाषा सीखने का बालकों को किस कक्षा से मौका देना चाहिए? कक्षा 9 से ही। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। मेरे प्यारे साथियों ये थे आज के आपके 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के। थोड़ी देर बाद में हिंदी, संस्कृत इनके मॉडल पेपर भी चैनल पर आने वाले हैं। तो सभी विषयों के मॉडल पेपर आपको इस चैनल पर मिलेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे साथियों मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।